वंदे मातरम साथियों, अमर परिचय की श्रृंखला में न तो मैं आज आपसे यह कह सकता हूं कि कोई गुमनाम क्रांतिकारी है, न ही मैं आपसे यह कह सकता हूं कि कोई प्रसिद्ध क्रांतिकारी, क्योंकि इस क्रांतिकारी के साथ विडंबना यह रही कि जीते जी जब यह अपने क्रांति के एक चरम दौर में थे तो इनकी प्रसिद्धि उतनी ही थी जितनी कि भगत सिंह की। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि यह क्रांतिकारी सिर्फ और सिर्फ अपना मुकम्मल सम्मान इसलिए नहीं प्राप्त कर पाया कि मातृभूमि ने इस क्रांतिकारी का वरण बलिदान के लिए नहीं किया था। मित्रों, आज मेरा शरीर एक मिश्रित अभिव्यक्ति दे रहा है, क्योंकि अभी वीडियो बनाने से कुछ क्षण पूर्व ही मैंने उस अमर क्रांतिकारी की सगी सुपुत्री से बात की, जिनका नाम होता है आदरणीय परम प्रणम्य भारती बागची। जी हाँ मित्रों, मैं आज आपसे उस अमर क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिनका नाम होता है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, मैंने आपसे कहा कि शरीर एक मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहा है। ग्लानि है, अवसाद है, गर्व है, प्रसन्नता है, अलग अलग तरह की एक मिश्रित प्रतिक्रिया यह शरीर सिर्फ इसलिए दे रहा है कि बागची दीदी से बात करते समय जहां उन्होंने अमर क्रांतिकारी के गौरवशाली क्षणों के बारे में चर्चा की जब वो क्रांति के दौर में हुआ करते थे, उस दौर की चर्चा की जब वो काला पानी में थे, तो उस दौर की भी चर्चा की मित्रों जब आजाद भारत ने इस क्रांतिकारी को, इस क्रांति की एक प्रचंड मशाल को इतना ज्यादा शांत कर दिया कि उन्होंने आजाद भारत में बाकी का अपना जीवन गुमनामी के अंधेरे में गुजारना पड़ा। कहां से बात शुरू करूं मित्रों, कहां से चर्चा प्रारंभ करूं, क्योंकि इस क्रांतिकारी का जन्म 3 बार हुआ था। एक बार नहीं, 3 बार जन्म हुआ था। एक वह जन्म जो एक स्वाभाविक जन्म होता है, 18 नवंबर सन 1910 वर्धमान के निकट औरी गांव में बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की। उसके बाद वे कानपुर चले गए। कानपुर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1924 में रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े। यहीं यह भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद जैसे अमर क्रांतिकारियों से जुड़े। आगरा में बम बनाने की फैक्ट्री डाली एवं बमों का निर्माण करने में लग गए। क्या मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ करूं या अपनी बात प्रारंभ करूं 20 जुलाई सन 1965 से? अर्धरात्रि का अगला पहर 1:30 बज चुके हैं। अमर क्रांतिकारी ने एम्स में अंतिम सांस ली है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म, क्योंकि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर फूलों से लदी एक ट्रेन तैयार है। आजाद भारत में भी इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे जैसे नारे तो लगते रहे, लेकिन अनायास आज मानो ये नारे अपनी पूर्णता प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि इस मृत्यु पूजक समाज में बटुकेश्वर दत्त वह अहर्यता प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भी अब पूजा जाने लगा। जी हाँ, जैसे ही पार्थिव शरीर अस्पताल से इस गाड़ी की तरफ आता है, बटुकेश्वर दत्त अमर रहे, बटुकेश्वर दत्त अमर रहे, बटुकेश्वर दत्त अमर रहे के नारों से संपूर्ण वातावरण गूंज जाता है। इनकलाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये तमाम नारे संपूर्ण सफर भर चलते हैं। ये एक ऐसा महामिलन था जब क्रांति के चार महासमुद्रों को एक साथ इकट्ठा होना था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु, जिन तीनों की समाधि हुसैनीवाला में थी। अभी कुछ दिन पूर्व ही बटुकेश्वर दत्त ने जब पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जी से बात की, जब वे उनसे एम्स मिलने आए, रामकिशन जी ने ही बिहार में 1000 रुपये का चेक दिया था बिहार सरकार को, ताकि बटुकेश्वर दत्त का इलाज बिहार में अच्छे से हो सके, किंतु वहाँ संभव नहीं हो पाया। तब बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली लाया गया, सफदरजंग में उनको भर्ती कराया गया, बाद में एम्स लाया गया। यहाँ कैंसर हुआ। कई लोग यहाँ मिलने आते थे इनसे, जिनमें कई जीवित क्रांतिकारी भी महत्वपूर्ण थे। रामकिशन जी भी मिलने आए। तब बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ पर अंतिम इच्छा रखी थी कि मेरी समाधि भी मृत्यु के बाद यदि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के बगल में होगी तो मुझे लगेगा
कि इस आज़ादी ने, इस आज़ाद पीढ़ी ने मेरे साथ न्याय किया है। ट्रेन चल पड़ी थी मित्रों, दिल्ली से हुसैनीवाला तक का सफर था। आज 35 वर्ष बाद बटुकेश्वर दत्त को पुनः भगत सिंह के साथ मिलना था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे के साथ साथ आज वातावरण में जो एक नया नारा घुला हुआ था वह था बटुकेश्वर दत्त अमर रहे। अगले दिन पार्थिव शरीर हुसैनीवाला पहुंचता है। भारी जनसैलाब के साथ बटुकेश्वर दत्त के पार्थिव शरीर को अंतिम क्रिया के सुपुर्द किया जाता है एवं अंततः आज बटुकेश्वर दत्त का मिलन अपने परम मित्र भगत सिंह के साथ होता है। यह एक ऐसा पार्थिव मिलन था मित्रों, मैं आभास कर सकता हूं कि बटुकेश्वर दत्त ने अब अपने मित्र भगत सिंह से क्या कहा होगा। उन्होंने, मैंने 3 जन्म की बात करी। पहला जन्म जिस दिन उन्होंने जैविक जन्म लिया, दूसरा जन्म जब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जन्म, क्या बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह से सर्वप्रथम उस जन्म की चर्चा की होगी? जी हां, मैं चर्चा करना चाहता हूं 8 अप्रैल सन 1929 की घटना की, जब क्रांति के इन दोनों महानायकों ने असेंबली में बम गिराए थे। असेंबली में बम क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था एवं मजदूरों से संबंधित एक एक्ट लाना था। यह एक ऐसे बिल थे, यदि वे पारित हो जाते तो अंग्रेजों के पास इतने मुकम्मल, इतने माकूल हथियार एवं अधिकार आ जाते कि किसी भी भारतीय को पकड़कर बिना कारण उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे टॉर्चर दिया जा सकता था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिराए। बम गिराने के बाद पर्चे फेंके गए, जिन पर्चों पे क्रांति की बातें थी, जिन पर्चों में भारत माता को दास्तां की बेड़ियों से मुक्त कराने का एक हौसला था, ये वे पत्र थे जो विरोध करते थे पब्लिक सेफ्टी बिल का एवं ट्रेड बिल का। क्या आज बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ इस महामिलन के समय वही चर्चा दोबारा छेड़ी होगी? मुझे लगता है कि बटुकेश्वर दत्त ने न केवल ये बात की होगी बल्कि चर्चा और आगे बढ़ाई होगी। ये मेरे दोस्त भगत, उसके बाद तुम्हारे साथ तो न्याय हुआ, भारत माता ने तुम्हारा वर्ण तो बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए किया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मुझे इस आजाद भारत में ही रहना था, मुझे जीवित रहना था। भगत, मुझे आज तक तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों मुझे उस समय छोड़कर चले गए। लेकिन भगत, यदि उस समय तुमने मेरा ढांढस नहीं बढ़ाया होता, यदि तुमने उस समय मुझे यह नहीं समझाया होता कि क्रांतिकारी को न केवल मरना होता है, लेकिन क्रांतिकारी को यह साबित करने के लिए जिंदा भी रहना पड़ता है कि एक क्रांति का जीवन भी मातृभूमि के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उसकी मौत। भगत, तुमने मुझे हौसला दिया, तब जाके मैं काला पानी की जेलों का एक एक क्षण बिता पाया। ईमानदारी से कहूं भगत, काला पानी की जेल का एक एक क्षण मैंने पूरी गर्वानुभूति के साथ गुजारा। जब भी कोड़े पड़ते थे, जब भी अंग्रेज मुझ पर कोड़े बरसाते थे, प्राण वायु फेफड़ों में दुगनी मात्रा में प्रवेश करती थी एवं उससे दुगनी मात्रा में उतना ही प्रचंड वंदे मातरम एवं भारत माता का जयगान निकलता था। तुम्हें पता है, जेल में मुझे टीबी भी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त शायद भगत सिंह से यही कह रहे होंगे, किंतु मित्र, टीबी हुई, लेकिन टीबी का सामना अपने खुद के शरीर को करना था। लेकिन तमाम घटनाओं ने मुझे विचलित नहीं किया। लेकिन शायद काला पानी के दिनों से भी ज्यादा बदतर दिन अब आने बाकी थे भगत, क्योंकि हिंदुस्तान आजाद होने को चला था। 1942 के असहयोग आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। 1945 तक मैं जेल में रहा, लेकिन अब धीरे धीरे भारत आजाद होने को था भगत। शायद अब इस देश को क्रांतिकारियों की आवश्यकता नहीं थी। देश आजाद हुआ। हां, मैं कहता हूं, काला पानी में दुगने प्रवाह के साथ प्राणवायु मेरे शरीर से निकलती थी, भारत माता और वंदे मातरम का जयगान करते हुए। लेकिन आजाद भारत में जो जिस्म, जो शरीर काला पानी की जेल में भी घुट नहीं पाया, उसे वहां भी घुटन नहीं हुई मित्रों, उसे जहां भी घुटन नहीं हुई भगत,
आजाद भारत ने मुझे वो घुटन दी, उस गुमनामी के उस घुटन में रखा। सच कहता हूं भगत, बटुकेश्वर दत्त जीते जी मर गया। टीबी का सामना तो मैंने काला पानी की जेलों में कर लिया, क्योंकि मेरे खुद के शरीर को लड़ना था भगत मित्र। लेकिन इस आजाद भारत में व्यवस्था को जो टीबी हुई भगत, उस टीबी का इलाज तुम्हारे इस मित्र बटुकेश्वर दत्त के पास नहीं था। बटुकेश्वर दत्त आजाद भारत में एक एक क्षण घुट घुट के जिया भगत। लेकिन बटुकेश्वर दत्त का साथ देने वाला कोई नहीं था। मैंने शादी कर ली भगत। तुम्हारी भाभी का नाम अंजलि था। एक छोटी सी बेटी भी है मेरी, जिसका नाम भारती है। मेरा परिवार जानता है मैंने किन किन कष्टों का सामना किया भगत। मुझे सिगरेट कंपनी का एजेंट तक बनना पड़ा। सांकेतिक रूप में मैं कहूं, सिगरेट कंपनी का एजेंट मुझे सिर्फ इसलिए बनना पड़ा क्योंकि इस आजाद भारत ने मेरी क्रांति को सिगरेट के धुएं के छल्ले की तरह उड़ा दिया। मुझे बिस्किट बनाने की फैक्ट्री डालनी पड़ी, जो असफल रही भगत। सांकेतिक रूप था क्योंकि आजाद भारत ने मेरे योगदान को बिस्किट की तरह गला दिया था। आज किसी की भी जुमा पर मेरा नाम नहीं था भगत। मुझे गाइड बनना पड़ा, टूरिस्ट गाइड बनना पड़ा। टूरिस्ट गाइड मुझे सिर्फ इसलिए बनना पड़ा भगत क्योंकि मैं पटना के चप्पे चप्पे का वर्णन करना चाहता था, क्योंकि मेरा वर्णन करने के लिए यहां कोई भी नहीं था भगत। एक एक दिन गुमनामी के उन अंधेरों में गुजारना पड़ा। एक क्षण तो ऐसा आया कि मैं स्वयं भूल गया कि मैं भी एक क्रांतिकारी रहा। कल्पना करो भगत, यदि आजाद भारत में यदि तुम किसी बस का परमिट लेने जाते और तुमसे कहा जाता कि स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिखाओ। भगत, मैंने उन दिनों का सामना किया। बटुकेश्वर दत्त इस आजाद भारत की आजाद हवा में कहीं खोसा गया भगत, आज 35 वर्षों बाद जब मैं तुमसे हुसैनी वाला में यहां मिल रहा हूं, मेरी आत्मा को वो शांति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि कई दिनों से एक जलती हुई मशाल आज जब बागची दीदी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कई ऐसे अनछुए पहलुओं को बताया कि अमूमन चर्चाएं होती थी बटुकेश्वर दत्त जी से। उस समय वे स्वयं 12 साल की थी। उन्होंने वो दोनों दौर जिए जब बटुकेश्वर दत्त गुमनामी के अंधेरों में थे, एवं उसके पश्चात जब उनके जीवन का अंतिम दौर आया, उन्हें दिल्ली ले जाया गया, उन्हें कैंसर हुआ। अचानक उनकी प्रसिद्धि, क्योंकि कहाँ पटना में उनके इलाज तक के पैसे नहीं थे। हालांकि जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें बिहार असेंबली परिषद में भी उनको सदस्य चुना गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जीवन के अंतिम दौर आते आते उन्हें अपना वो प्रसिद्धि और सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ जिसके वह प्रारंभ से ही हकदार थे। बताया गया कि असेंबली बम जिस दिन डाले गए, उस दिन भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, ये दो नाम संपूर्ण भारत पटल पर क्रांति के दो चमकते सूर्य के समान प्रकट हुए। पूरे देश में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह की चर्चा थी, उस असेंबली कांड की चर्चा थी, क्योंकि दोनों की ही ये इच्छा थी कि मातृभूमि के लिए बलिदान देकर हमें वे रक्तबीज तैयार करने हैं क्रांति के, ताकि घर घर से भगत सिंह जन्म हो, घर घर से बटुकेश्वर दत्त का जन्म हो। भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन बटुकेश्वर दत्त का सफर अभी बाकी रहा। बागची दीदी ने बताया कि ये तमाम क्रांतिकारी, उन्होंने न केवल बटुकेश्वर दत्त के बारे में हमें बताया, बल्कि तमाम क्रांतिकारियों के बारे में बताया। ये मार्क्स से प्रभावित थे, कम्युनिज्म से प्रभावित थे, आयरिश क्रांति से प्रभावित थे। ये वंदे मातरम जो उस समय आंदोलन चला, अरविंदो घोष के आंदोलन से प्रभावित थे। न केवल ये क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रभावित थे क्रांतिकारी, बल्कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा है अहिंसक आंदोलनों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, देश और देश की आजादी के लिए। हर समय इनकी जुबान पर सिर्फ मातृभूमि ही रहा करता था।
यही कारण रहा कि बटुकेश्वर दत्त के नाम के साथ जब इन्होंने जन्म लिया तो लेगेसी ट्रांसफर जिसे कहते हैं, क्रांति की, ये बचपन से ही इनके दिल में थी। बचपन से ही बटुकेश्वर दत्त 12 वर्ष तक तो इन्होंने बटुकेश्वर दत्त जी के साथ फेस टू फेस एक परिवार के सदस्य, एक सुपुत्री के रूप में इन्होंने जीवन जिया। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जी के जाने के बाद जब लोगों की नज़रों में बटुकेश्वर दत्त जी का नाम आया, तब एकाएक इन्होंने महसूस किया कि यह नाम भी उस स्तर तक आता जा रहा है जिस स्तर पर कभी भगत सिंह का नाम सुनते थे। जी हाँ, सौभाग्य है आज हमारा, हमने हमारे क्रांति की मशाल को दोबारा प्रज्वलित किया एवं बटुकेश्वर दत्त आज पुनः कई लोगों की जुबान पर हैं। बागची दीदी अपने अनुभवों को साझा करते करते कहती है कि मनमोहन सिंह सरकार तक मुझे कोई नहीं जानता था, मतलब भारती बागची नाम से कोई परिचित नहीं था। मुझे सुनने में बड़ा विचित्र लगा। दीदी ने जब यह कहा कि मुझे खोजते हुए वे लोग आए और मुझे कहा कि दीदी बड़ी मुश्किल से आप मिली हैं, जैसे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की कोई बेटी ना हो, कोई वस्तु हो जो गुम गई हो, जिन्हें बड़ी मुश्किल से खोजा जा रहा हो। उन परिस्थितियों में जब आजाद देश में कुछ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने 60 वर्षों तक राज किया, क्या कहीं यह नाइंसाफी नहीं है हमारे क्रांतिकारी परिवारों के साथ कि वह ताउम्र न केवल क्रांतिकारी बल्कि उनका परिवार भी गुमनाम रहा। इस तरह के कई अनुभव हमें साझा करने का अवसर मिला। बटुकेश्वर दत्त जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सरलता के साथ वो अपनी बात करते थे। कभी भी इस बात की इन्हें ग्लानि नहीं रही कि आज़ाद भारत ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। वे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अपने अन्य क्रांतिकारियों के किस्से सुनाया करते थे। घर में राष्ट्रभक्ति के जज्बे को उसी भांति प्रचंड रूप से प्रज्वलित रखने का प्रयास करते थे जब गुलामी के दौर में जो दौर उन्होंने स्वयं ने जिया। यही कारण था कि राष्ट्रभक्ति इस 12 वर्षीय बालिका में भी बटुकेश्वर दत्त के साथ ही नहीं, उनके बाद भी रही। बहरहाल ऐसी कई सारी बातें रही जिसने निश्चित रूप से गर्वानुभूति भी करवाई, पीड़ा भी हुई, लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन्होंने कई सारी बातें साझा की। बटुकेश्वर दत्त के साथ आज़ाद भारत में जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, गुलाम भारत में तो कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई तरह की सजाएं, यातनाएं दी, लेकिन आज़ाद भारत ने भी बटुकेश्वर दत्त के साथ कम नाइंसाफ़ी नहीं की। उन्हें नज़रबंद कर सिर्फ पटना तक ही सीमित कर दिया गया। जी हाँ, बटुकेश्वर दत्त को नज़रबंद कर दिया गया था, उन्हें सिर्फ पटना ही रहना था। यदि ऐसा नहीं होता, यदि वह अपने पुश्तैनी ग्राम में होते, वर्धमान में होते या पंजाब में जहाँ पे उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा थी, शायद उन्हें अपने जीवन में इतने संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता। शायद आर्थिक रूप से भी वो ज़्यादा सुदृढ़ होते यदि वह अपनी मनचाही जगह पर होते, क्योंकि इन्हें नज़रबंद कर पटना में ही रखा गया था। अतः यह एक तरह से अभिशप्त थे उस एक सीमित दायरे में रहकर अपनी आजीविका का पालन करने के लिए। उनकी पत्नी, यदि वह एक अध्यापिका नहीं होती विद्यालय में, तो शायद उनका जीवन और अधिक बदतर होता। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ मृत्यु को ही पूजा जाता है। हमारे वे क्रांतिकारी जिनको फांसी हुई, जिन्होंने अलग अलग तरीके से कुर्बानियाँ दी, एक प्रश्न चिन्ह यह लगता है कि यदि इनके जीवन में यह कुर्बानी नहीं होती, सपाट रूप से इनका जीवन रहता और इन्होंने वो तमाम क्रांति के कार्य किए होते जो उन्होंने किए, लेकिन यदि अंत में उन्हें फांसी नहीं लगती, तो क्या हमारा समाज उन तमाम क्रांतिकारियों को न्याय दे पाता? शायद नहीं दे पाता, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त यह नाम एक प्रमाण स्वरूप हमारे पास है। इसलिए आज वर्तमान समय की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जो नाइंसाफ़ी आज़ाद भारत में बटुकेश्वर दत्त के साथ हुई, उन जख्मों को भरा तो नहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक इस सच्चे क्रांतिकारी का स्मरण कर हमें बटुकेश्वर दत्त को हमेशा हमेशा के लिए हमारी सांसों में जिंदा रखकर इस अमर क्रांतिकारी को हम श्रद्धा सुमन तो अवश्य अर्पित कर सकते हैं। एवं हमें निश्चित रूप से ऐसा कर अमर क्रांतिकारी को आज याद करना है, ताकि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, कम से कम
इतनी संतुष्ट रहे कि उन्हें यह महसूस हो कि हाँ, आज़ाद भारत ने मुझे न्याय दे दिया है, मुझे न्याय दे दिया है, मुझे न्याय दे दिया है। बहरहाल हुसैनीवाला की उस धरती को एक बार पुनः नमन करता हूँ। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के साथ बटुकेश्वर दत्त की उपस्थिति को स्मरण करके मातृभूमि सेवा संस्था से आपका यह साथी प्रशांत टहलियानी ऐसे अमर क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करता है, बटुकेश्वर दत्त को नमन करता है, उनकी पुण्यतिथि पर प्रणाम करता है, क्रांति की एक ऐसी अमर कहानी को। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।